पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ौदा के रन के साथ, जिसमें आज चुनाव का प्रचार शोर थम जाएगा। जी हां, आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा चुनाव प्रचार। और इससे पहले जो सभी पार्टियों के जो सियासी नेता है अपने अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने में लगे हुए हैं। खुद सीएम और डिप्टी सीएम भी मैदान में उतरे हुए हैं। पार्टी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। बता दें आपको कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और बीजेपी और जेजेपी के साझा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुखिया और डिप्टी सीएम एक साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दोनों दिग्गज तमाम दावे कर रहे हैं। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव खासकर बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सत्तासीन दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। शायद यही वजह है कि बीजेपी और जेजेपी के सभी दिग्गज योगेश्वर के लिए प्रचार में जुटे हैं और दोनों ही कांग्रेस को जमकर घेर रहे हैं और अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। ये जो चुनाव की वेला है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है। आज चुनाव सिर्फ 2 ही प्रत्याशियों के बीच में है, 2 ही प्रकार के दलों में ये बट गया है। एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। श्री कृष्ण जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज 30 हो गए, 31 कर दोगे तो भी राज नहीं बदलता। कई लोग हैं जो एक के अंदर एक जोड़ के राज बनाना चाह रहे हैं, मगर आज 57 को 58 करोगे तो जरूर आपके इस गठबंधन की ताकत को 4 साल तक और मजबूती देगा। मैं यही आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज एक एक साथी की जिम्मेवारी कि दिन रात एक कर मेहनत कर अपने बेटे को, अपने भाई को ऐतिहासिक बहुमत से जिताने का आपका। तो वहीं आज हरियाणा दिवस पर सीएम कई सौगातें देने जा रहे हैं। गुरुग्राम में यू-टर्न फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा। डीएलएफ फेज 2 के पास नवनिर्मित फ्लाईओवर को जो उद्घाटन करके इसकी सौगात हरियाणा वासियों को देने जा रहे हैं सीएम। इसके अलावा जो है और भी कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की ओर से आज ये उद्घाटन किए जाएंगे। 51 करोड़ से भी ज्यादा लागत से ये फ्लाईओवर तैयार होगा। दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों के लिए ये बड़ी राहत है कि जो 51 करोड़ से ज्यादा की लागत से फ्लाईओवर तैयार होगा। गुरुग्राम में यू-टर्न फ्लाईओवर का उद्घाटन आज सीएम की ओर से किया जाएगा। और बात करते हैं अमृतसर की, जहां डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला और नवजात को मरने के लिए छोड़ दिया गया। डिलीवरी के बाद महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो डॉक्टर ने जच्चा बच्चा को अस्पताल से जाने के लिए कह दिया। दर्द से तड़प रही महिला आधी रात को सड़क पर आई। परिजनों ने एसएमओ से शिकायत की है और कार्यवाही की मांग की है, लेकिन कोरोना के बाद जो अभी तक भेदभाव है वो खत्म नहीं हुआ है कोरोना मरीजों के साथ। तो बेशक लोग अब वापस अपनी जिंदगी में पहले के जैसे रहने लगे हैं। जो जिंदगी की गाड़ी है वो वापस पटरी पर उतरने लगी है, लेकिन जो कोरोना मरीजों के साथ भेदभाव है वो अभी तक रुका नहीं है। तो इसका ताजा मामला जो सामने आया है अमृतसर में, यहाँ पर किसी और की ओर से नहीं बल्कि डॉक्टर्स की ओर से ही इस महिला के साथ भेदभाव किया गया और इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बच्चे के साथ अस्पताल से जाने के लिए कह दिया। तो दर्द से कराती हुई ये महिला आधी रात को सड़क पर अपने बच्चे के साथ निकल पड़ी। लोगों ने कोई थे घेरने की, साड़ी कोई सुनवाई नहीं की थे। नजायज साड़ी रिपोर्टा बनाई इन्होंने, कोई रिपोर्ट वो सानू दी भी नहीं गई। कह दिता कि तुहानू रिपोर्ट मिल जाएगी सवेरे, पर रिपोर्ट सानू कोई नहीं मिली अजे तक, ना सानू कोई मैसेज आया इन्हों का। तो कह रहे तुहाडा कोरोना पॉजिटिव आया, तुसीं गुरु नानक हॉस्पिटल लै जाओ। हाल बुरा कर दिता लोगों ने, कोई थे घेरने की, साड़ी कोई सुनवाई नहीं की थे। नजायज साड़ी रिपोर्टा बनाई इन्होंने, कोई रिपोर्ट वो सानू दी भी नहीं गई। कह दिता कि तुहानू रिपोर्ट मिल जाएगी सवेरे, पर रिपोर्ट सानू कोई नहीं मिली अजे तक,
ना ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो अमित, बेहद शर्मनाक ये मामला है कि डॉक्टर्स की ओर से ही इस तरह का भेदभाव इस महिला और उसके बच्चे के साथ किया गया। तो फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, कोई कार्यवाही हुई है? जी बिल्कुल, अमृत परिजनों की तरफ से अमृतसर के सिविल सर्जन को इस बारे में शिकायत दे दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यही वो हॉस्पिटल है जो पंजाब में बेहतर सुविधाओं की वजह से नंबर 2 पे आया था और डॉक्टरों द्वारा ही ऐसी हरकतों को अंजाम दिया गया। महज 8 से 9 घंटे बाद ही एक नव जन्मे बच्चे और उसकी मां को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी पॉजिटिव जो रिपोर्ट थी वो कोरोना पॉजिटिव आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर पीड़िता कोरोना पॉजिटिव निकलती है तो आइसोलेशन वार्ड में उसे भेजना चाहिए, ना ही हॉस्पिटल से बाहर निकाल देना चाहिए था। जी अमृत। बिल्कुल अमित, अगर खुदा न खास्ता इस महिला या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन होता, ये सवाल जरूर बड़ा खड़ा हो रहा है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिलीवरी के बाद महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अमृतसर के अस्पताल प्रशासन की ओर से, डॉक्टर्स की ओर से इस महिला को बच्चे के साथ अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। और अब बात करते हैं सिनेमा हॉल की, जो आज से पंजाब में खुलने जा रहे हैं। आज से 50% दर्शकों के साथ पंजाब में सिनेमा हॉल खुलने जा रहे हैं। हालांकि फुल कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, बल्कि 50% लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, थीम पार्क जो है आज से वो भी अनलॉक हो रही हैं। तो मार्च के महीने से बंद ये थिएटर्स और थीम पार्क आज से अनलॉक होने जा रहे हैं। करीब 7 महीने के समय के बाद आज थिएटर्स और थीम पार्क खुलने जा रहे हैं। और अब खबर पानीपत से, जहां मास्क नहीं पहनने से टोकने से खफा सिरफिरे व्यक्ति ने गोली मारकर किराना दुकानदार की हत्या कर दी। फिर करीब 100 मीटर दूर मेडिकल स्टोर पर जाकर केमिस्ट पर भी फायरिंग की, जो घायल हो गया। आरोपी केमिस्ट को दूसरी गोली मारने ही वाला था, तभी पड़ोसी दुकानदार ने पकड़ा तो उसके माथे पर भी बंदूक तान दी। आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई करी और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से देसी पिस्तौल और करीब 12 से 15 कारतूस बरामद हुए हैं। घायल केमिस्ट को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट में घायल आरोपी को भी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो यहाँ मास्क न पहनने पर टोकना एक दुकानदार को इतना महंगा पड़ गया कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दूसरा एक और जो दुकानदार था वो घायल हो गया। थाना 29 का मामला है, सेक्टर 29 थाने का। और एक आदमी ने 2 दुकानदारों को गोली मार दी थी और एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, एक इंजर्ड हुआ था। तो उसमें उसको फिर पब्लिक ने पकड़ के पीट दिया था और वो पुलिस कस्टडी में है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और बॉडी का पोस्टमार्टम अभी चला हुआ है और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड मामला, आज दशहरा मैदान में महापंचायत होगी और निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए यहां बैठक की जाएगी। सुबह 10 बजे सर्व समाज की महापंचायत होने जा रही है। बता दें कि कॉलेज के बाहर निकिता की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद लगातार निकिता के हत्यारों को बेशक पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन उनको फांसी की सजा देने की मांग जो तेज होती जा रही है, इसी को लेकर आज दशहरा मैदान में महापंचायत होने जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि महिलाओं की ओर से भी एक रोष मार्च निकाला गया था निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए। में रोष है, फरीदाबाद के पूरे देश में रोष है। तो सर्व समाजों से ये सबके विचार थे कि एक महापंचायत का आयोजन किया जाए। उन सब महानुभावों के विचार सुनने के बाद समाज ने ये निर्णय लिया है कि 1 तारीख को, रविवार को
दशहरा ग्राउंड में सर्व समाज की एक महापंचायत का आयोजन होगा और वहाँ इस बारे में गहन जो भी रणनीति समाज मिलकर निर्धारित करेगा, फिर आगे के लिए उस पर विचार किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो युवा हैं उनका खून खौल रहा है और अभी सभी की मांग ये है कि बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तो वहीं निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बल्लभगढ़ से पूर्व सीपीएस शारदा राठौर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने बल्लभगढ़ बाजार में रोष मार्च निकाला। पूर्व सीपीएस शारदा राठौर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें आगे बढ़ने से रोका। निकिता की मौत को शहादत बताते हुए शारदा राठौर ने कहा कि निकिता की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए और कानून व्यवस्था को भी प्रदेश में और सख्त किया जाए। स्कूल कॉलेजों पर पुलिस की तैनाती की भी मांग की गई है। इस दौरान शारदा राठौर ने कहा कि निकिता की हत्या से सरकार सबक ले। विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट में चार्जशीट दायर नहीं हो जाती तब तक लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें बल्लभगढ़ की हैं जहां पर सैकड़े महिलाएं निकिता के लिए इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां एक और प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 आईएएस और 13 विभागों के एचएएस फेरबदल कर दिए गए हैं। एसीएस निशा सिंह को कृषि विभाग का जिम्मा दिया गया है। एसीएस संजय गुप्ता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। एसीएस आरडी धीमान को वन एवं भाषा संस्कृति विभाग दिया गया है। आईएएस राकेश कंवर को विशेष सचिव वित्त का प्रभार दिया गया है। अमित कश्यप जो है उनको अमित कश्यप प्रबंध निदेशक पावर कॉर्पोरेशन पर तैनात किए गए हैं। अनुपम कश्यप परिवहन विभाग के निदेशक बन गए हैं। आशीष कोहली नगर निगम शिमला के आयुक्त होंगे। तो ये जो बड़ा फेरबदल एक बार फिर से किया गया है हिमाचल में। बात करते हैं जींद की, जहां बीजेपी विधायक के ड्राइवर से उलझना ट्रैफिक एसएचओ को काफी महंगा पड़ गया। गलत पार्किंग और सीट बेल्ट को लेकर विवाद हुआ तो उल्टा इसकी सजा एसएचओ को ही मिली। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एमएलए के ड्राइवर से पंगा, ट्रैफिक एसएचओ को पड़ा महंगा। बता रहे थे कायदे कानून, साहिब ने कर दिया सस्पेंड। अभी तो बोल रहा हूँ, जो बड़े नहीं मानते मेरे यहाँ से छोटे कैसे मानेंगे। एसएचओ साहब ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन उल्टा उन्हें ही इसकी सजा मिल गई। साहिब ने सस्पेंड ही कर दिया, और वो इसलिए कि बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा के ड्राइवर से एसएचओ साहब ने पंगा ले लिया था। हाँ पता है, मेरे को पता है, तभी तो बोल रहा हूँ। भाई हम पढ़ा लिखा है, तेरे को पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं। आगे कोई चला रहा हूँ मैं, चलानी स्टार्ट तो कर रखिएगा, स्टार्ट करके पहले बोल दिया टू कर दिया, बेल्ट निकाले आपको। विधायक के ड्राइवर के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। गलत पार्किंग और सीट बेल्ट को लेकर एसएचओ साहब नियम कानूनों का हवाला देते रहे, लेकिन उन्हें ये हवाला देकर सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने नशे में धुत होकर दुर्व्यवहार किया। विधायक के इस आरोपों के बाद एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। विधायक जी एक जो वेंकट आला है उसके मूर्त पर आए हुए थे, और उनकी जो गाड़ी में ड्राइवर बैठा था उसके साथ जो हमारा जो ट्रैफिक सिटी का इंचार्ज था उन्होंने उसके साथ मिसबिहेव किया था, और इस पे संज्ञान लेकर माननीय डीआईजी कम एसपी जींद ने मेरे को आदेश दिया था, भाई ऐसे ऐसे पता लगा है तो उसका मेडिकल कराओ पहले, कहीं उसने कोई शराब तो नहीं पी रखी। उसका मेडिकल करा दिया है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर एसपी साहब को भेज दी थी, और एसपी साहब ने उस रिपोर्ट के आधार पर उनको कल ही निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया। मतलब एसएचओ साहब को विधायक के ड्राइवर से उलझने की सजा मिल गई। वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन क्या पता था कि सत्ता के नशे में खादी से टकराना अभी खाकी के बस की बात नहीं। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती साहब। हाँ पता है, मेरे को पता है, तभी तो बोल रहा हूँ। भाई हम पढ़ा लिखा है, तेरे को पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं।
वहाँ की कोई चला रहा हूँ मैं। चलानी स्टार्ट तो कर खेलो, स्टार्ट करके पहले बोल दिया टू कर दिया, बैठ लगा ले आपको। विधायक की ओर से जब एसएचओ के नशे में धुत होने के आरोप लगाए गए तो उनका मेडिकल भी करवाया गया। रिपोर्ट में नशे के लक्षण नहीं मिले। हालांकि ब्लड सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले की जांच डीएसपी को सौंपी गई है, लेकिन जब तस्वीरें ही साफ हैं तो भला जांच किस बात की। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और बात करते हैं हिसार की, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पर हमला कर दिया। हमले की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हिसार की है और ये जो संग्राम हो रहा है उसकी वजह गाड़ी पार्किंग है। एक पक्ष का आरोप है कि 26 अक्टूबर की रात को जब वो सो रहे थे तो कुछ लोगों ने तेज रफ्तार कार से घर के सामने रखी पानी की टंकी तोड़ दी और जब इस बारे में बात की गई तो गलती मानने की बजाय मारपीट करने लगे। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने अस्पताल में जाकर भी मारपीट की। कुछ गुंडों ने 10-12 लोगों ने बेसबॉल के जो डंडे होते हैं उनके साथ में जानलेवा मेरे परिवार के साथ हमला किया है, जिसमें मेरे परिवार में महिलाएं भी थी, मेरी वाइफ थी, मेरे भाई की वाइफ थी, मदर थी, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे थे। वो लोग तो अंधाधुंध बेसबॉल के डंडे घुमा रहे थे, ठीक है, जिसमें मेरे मदर को भी काफ़ी चोटें आई हैं। अगर खुदा न खास्ता मेरा बच्चा मेरे भाई का छोटा बच्चा आ जाता, उसको एक डंडा लग जाता, वो तो जान से जाते, हम कहाँ जाते। हम डिमांड ये करते हैं सर, ये 26 तारीख की घटना है, आज लगभग 30 तारीख हो चुकी है, 5 दिन के बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो लोग खुले घूम रहे हैं, हमारी जान पर अभी भी खतरा बना हुआ है। हम लोग एसपी साहब से यही दरखास्त करते हैं, भाई उन लोग को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दी है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं चौकी इंचार्ज ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। मामूली सी बात को लेकर शुरू हुए झगड़े में कई लोग घायल हो गए। अब पीड़ित मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो पुलिस मामले में जांच का आश्वासन दे रही है। संदीप सैनी, न्यूज़ 18 हिसार। और बात करते हैं पर्यटन नगरी मनाली की, जहां अक्टूबर का महीना शुरू होने के बाद जब खत्म हुआ तो सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है और पर्यटन नगरी में सैलानियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। सुहावने मौसम का मजा लिया जा रहा है सैलानियों की ओर से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 2 दिनों से रोहतांग दर्रे, बारलालचा पास, कुंजुम दर्रा समेत आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मनाली समेत आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ताजा बर्फबारी के बाद कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि शायद अब बर्फबारी का लुत्फ उठाने सैलानी पहुंचेंगे और उन्हें भी कुछ कमाई होगी। सारी दुनिया में खबर फैल गई है कि बर्फबारी होगी और बर्फ़ के दीदार करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से मनाली आते हैं। और अब जब बर्फ़ की खबर आई तो थोड़ा सा टूरिज़्म बढ़ा है। कई दिनों से कोरोना काल से टूरिज़्म बिल्कुल जीरो हो गया था। वैसे तो टूरिज़्म का बहुत नुकसान हुआ है पर्यटन व्यवसायियों को, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा टूरिज़्म जो है बढ़ना शुरू हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मौसम बर्फबारी जो है मनाली तक पहुँचे। और 2 दिन में जो हल्की सी बारिश और कुछ बर्फबारी हुई है, इससे थोड़ा तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। हमें उम्मीद थी कि ये थोड़ी से ज़्यादा बर्फ पड़ेगी या मतलब अच्छी बारिश भी होगी, लेकिन उतना नहीं हुआ। और जो मनाली में जो टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग थे उन्हें भी काफ़ी उम्मीदें लेके चले, क्योंकि काफ़ी दिनों से टूरिज़्म हमारा बिल्कुल ही मंद पड़ा है। दरअसल कोरोना ने हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहद नुकसान पहुंचाया। सैलानी पहुंचे नहीं और कारोबारी कमाई नहीं कर सके। यहाँ तक कि त्योहारों का सीजन भी खाली निकल गया। अब सर्दियों की बर्फबारी से कुछ आस बंधी है।
घाटियों के गुलजार होने की। मनाली से सचिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।